नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हमें देखना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जब किसान अपनी फसल को काट लेता है तो फसल की कटाई होने के बाद जितना भी सीन होता है उसकी फसल बिकने तक का, उसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग। तो जो पोस्ट हार्वेस्टिंग की चीज़ें हैं जिसमें जो जो चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि अगर एक सामान्य से एग्जांपल से हम समझें कि जैसे पहले प्री में अगर हम देखें क्या होता है, प्री हार्वेस्टिंग वाले फेज़ में आपका क्या होगा कि आपने खेत की जुताई कराई, ठीक है, फिर बुआई कराई, फिर उसमें कीटनाशक छिड़का, उर्वरक छिड़का, ये सब चीज़ें हुई। फिर उसके बाद बीच बीच में आपने उसमें सिंचाई करते गए, तो ये सब चीज़ें हो गया। अब कटाई हो गई। अब कटाई जब हो गई तो वो उसको क्या होगा, अब कटाई हुई, आज कटाई हुई मान लीजिए, तो आज ही मंडी तो चले नहीं जाएंगे ना, उसको कहीं रखेंगे। तो एक धारण क्षमता, भंडारण क्षमता, एक भंडारण जगह होगी, उसको कितने लंबे समय तक रख सकते हैं, धारण क्षमता होगी। फिर उसके बाद उसको अपने खेत से मंडी तक ले जा रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि सड़क बेहतर है कि नहीं, परिवहन है बेहतर कि नहीं। इसके बाद फिर आप जब मंडी चले गए तो मंडी में रखने की सुविधा है कि नहीं, उसके अलावा मंडी में कैसी व्यवस्था है, स्टोरेज है कि नहीं है। फिर उसके बाद जब मंडी ने ख़रीद लिया तो वो जिन जगहों पर रख रही है वो सुविधा है कि नहीं। फिर उसके बाद जैसे इसको प्रोसेसिंग यूनिट्स वालों ने ख़रीदा तो प्रोसेसिंग यूनिट्स आसपास है कि नहीं। तो ये सब तमाम चीज़ें जो हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग में आ जाती हैं। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए जो फंड दिया जाना है वही है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो हम समझने की कोशिश करते हैं इस स्कीम्स के बारे में, इस स्कीम के बारे में क्या है और ये हमको किस तरीके से, मतलब किस तरीके से किसानों को बेनिफिट पहुंचाएगी और किस तरह से किसानों के साथ साथ जो लोग हैं उनको बेनिफिट कैसे होगा। तो देखिए, इसमें जो बोला गया है कि इसका उद्देश्य किसानों, कृषि उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों आदि जैसे किसान समूहों और कई अन्य को फसल उपरांत प्रबंधन, अब यहाँ पे कीवर्ड है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब फसल उपरांत प्रबंधन, बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और पूरे देश में सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए चौतरफा वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो वित्तीय सहायता मिलेगी किसके लिए, फसल उपरांत प्रबंधन के लिए, बुनियादी ढांचा जो निर्माण करना है उसके लिए, ठीक है। और किसको मिलेगी, किसान समूहों को मिलेगी, किसान को, किसान समूह को मिलेगी। उसमें सब आ सकते हैं, उसमें इंडिविजुअल किसान भी शामिल हैं, उसमें स्टार्टअप्स करने वाले भी शामिल हैं, उसमें कृषि एंटरप्रेन्योरशिप भी शामिल है, उसमें कृषि उत्पादकों का संगठन भी शामिल है, उसमें ऐसे स्वयं सहायता समूह भी शामिल हैं जो किसानों के लिए काम करते हैं, और उसमें संयुक्त देयता समूह भी शामिल है जिनकी लायबिलिटी सेम है, ऐसे लोग भी शामिल हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा इसकी मोटा माटी की, क्या करना है। अब ये स्टार्ट कैसे हुई, अब ये स्टार्ट होती है आपकी 15 मई 2020 को इसकी घोषणा होती है। अब केंद्र या राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सबका अभिसरण करती है, मतलब मर्ज हो जाती है। किस हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री एक स्कीम थी जिसमें फूड प्रोसेसिंग वाला था, PMFSME ऐसा करके, जिसमें ODOP ये सब चीज़ें था। तो ऐसी योजनाएं इसमें मर्ज हो जाती हैं। मतलब मर्ज हो जाने का मतलब ये है कि लेट सपोज इसमें जो जिस स्कीम से जो फ़ायदा होगा वो जो दूसरी स्कीम है उसके उससे जो फ़ायदे हो रहे हैं उससे मिलते जुलते हैं, तो ये स्कीम इसके साथ ऑलरेडी वर्क करने लग जाएगी। इस हिसाब से वित्त पोषण सुविधा का जो आकार होगा, मतलब देखो स्टार्ट कब हुआ, 15 मई 2020 को, कितना पैसा दिया जाएगा, टोटल कितना पैसा, मतलब जो है इसका बजट रखा गया है 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़, इस जैसे हमने देखा था ना आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत जब आया था तो उसका 20 लाख करोड़ का पैकेज था। तो ऐसे ही इसका इसका 1 लाख करोड़ का पूरा पैकेज है। अच्छा, इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि 2 करोड़ तक के ऋणों के लिए ऋण गारंटी देगा, मतलब कि हो सकता है ये 5 करोड़ भी देता हो,
लेकिन ऋण गारंटी से भी 2 करोड़ तक के लिए देगा। तो 2 करोड़ तक के ऋणों के लिए, मतलब एक परियोजना को स्टार्ट करना चाहते हैं आप, तो एक प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ आपको मिल सकते हैं, 2 करोड़ तक आपको मिल सकते हैं। तक का मतलब ये है कि आपको 1 करोड़ मिल सकता है, 50 लाख भी मिल सकता है, 10 लाख मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप छोटी यूनिट खोले और आपको 2 करोड़ मिल जाएगा, नहीं। फिर इसमें क्या है, इसमें आपको 3% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता मिलेगी। मतलब कि देखिए 9% से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। आपने क्या किया, ऐसा समझिए कि आपने, जब हम क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं, कहीं भी लोन लेने आते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए 2 करोड़ हुआ। अब तो एक टाइम देगा, ठीक है, टाइम दिया, उसने बोला कि आपके पास 7 वर्ष का समय है चुकाने का। अच्छा, तो भाई किस इंटरेस्ट रेट से चुकाऊं? तो बैंक जो है 9% से ज़्यादा तो रख ही नहीं सकती, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि हो सकता है बैंक आपको ये 7 में दे दे, 6 में दे दे, 8 में दे दे, डिपेंड्स ऑन योर सिविल स्कोर और डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर एंड डिपेंड्स ऑन द बैंक मैनेजर, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ये 8% में लोन मिल गया, ठीक है। अब सरकार इसमें क्या है, आपको 3% की छूट दे देगी, तो आपको सिर्फ ब्याज भरना पड़ेगा 5% का, ठीक। पहली बात तो ये, तो 3% की ब्याज सहायता मिलेगी, जितना भी ब्याज होगा, मतलब 9% से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो मिनिमम ये है कि हर आदमी जो है मैक्सिमम 6% तो उसका ब्याज रहेगा ही, ठीक है। अब एक स्थान पर प्रति परियोजना ₹2 करोड़ तक सीमित है। मतलब दो लिमिट है क्या, कि एक प्रोजेक्ट कोई सा भी होगा, उस एक प्रोजेक्ट के अंदर जो जो चीज़ें शामिल हो, एक स्थान पर एक प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ तक सीमित है। हालांकि ऋण राशि अधिक भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 5 करोड़ हो सकती है। लेकिन अगर 5 करोड़ हो गई तो भाई ये 2 करोड़ जो है, इसी पे ही आप इस पहले 2 करोड़ पे आपको क्या मिलेगा, ऋण गारंटी मिलेगी और ब्याज सहायता मिलेगी। मतलब इस पे जो 9% लग रहे हैं, तो मान लीजिए इस पे फिर आपको 6% लगेगा, बट जो रिमेनिंग 3 करोड़ है उस पर आपको 9% ब्याज ही लगेगा। तो मोटा मोटी आप 15% ब्याज भर रहे होंगे, ठीक है। ब्याज सहायता अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी, ठीक है। ब्याज सहायता जो है वो सिर्फ आपको 7 साल तक ही मिलेगी। अगर आप 7 वर्ष तक कोई लोन नहीं भर पाते हैं तो आपको ये 3% वाली जो सहायता वो नहीं मिलेगी। आपको फिर क्या है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने बनाया वही भरना पड़ेगा आपको। तो यहाँ समझ में आया कि 15 में 2020 को चालू हुई, ठीक है। 1 लाख करोड़ का इसका पूरा क्या है, पैकेज है, ठीक है। 2 करोड़ तक मैक्सिमम एक परियोजना को एक स्थान पर लोन मिल सकता है, ठीक है। 3% का ब्याज सहायता इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2 करोड़ से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो शुरुआती 2 करोड़ के लिए ही आपको ऋण गारंटी मिलेगी और इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, बाद के अमाउंट के लिए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप 7 वर्ष आपको समय दिया गया है, अगर 7 वर्ष के भीतर आप लोन नहीं भर पाते हैं तो जो ब्याज सहायता है, इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो 7 वर्ष के बाद अप्लाई नहीं रहेगी। आपको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया था उसी पे चुकाना पड़ेगा। इतना आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब इसके बेनिफिशियरी कौन कौन हो सकते हैं, किसको किसको इसका लाभ मिल सकता है? तो इसका फार्मर को मिल सकता है, किसानों को मिल सकता है, एग्री एंटरप्रेन्योर्स जो उद्यमी हैं कृषि क्षेत्र वाले उनको मिल सकता है। अच्छा, फार्मर्स ग्रुप्स लाइक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मिल सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिल सकता है जो किसानों के लिए काम करते हैं, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को मिल सकता है। अच्छा, और इसमें एक और भूल गया है ये, जिसको कहते हैं एग्री स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स वालों को मिल सकता है जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप चला रहे हैं। अच्छा, कौन सी संस्थाएं लोन देगी? ये लेने वाले हैं तो कोई देने वाला भी होगा। तो देने वाले कौन है? सारे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, जैसे आपका एसबीआई हो गया, आपका कैनरा बैंक हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो ये जितने बैंक हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक वो सब देंगे। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स, नर्मदा ग्रामीण सहकारी बैंक, तो जितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो देंगे। रीजनल रूरल बैंक देंगे। आरआरबी जो है लोन देगी। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स जो हैं वो भी लोन दे सकते हैं। एनबीएफसी में जैसे लेट सपोज आपका एलआईसी वगैरह आ जाता है। तो ये सब जो हैं आपके क्या करेंगे, सब लोन प्रोवाइड कराएंगे। ये संस्थाएं हैं लोन देने वाली। अच्छा, अब यदि कोई पात्र संस्था विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न मतलब एक से अधिक स्थान पर अपना प्रोजेक्ट स्थापित करती है तो ऐसी सभी परियोजनाएं इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ तक के ऋण के लिए पात्र होंगी, ठीक है। तो मान लीजिए 4-5 परियोजना चला रहा है तो उसको 2-2 करोड़ रुपए हर अलग जगह के लिए मिल जाएंगे। किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप जैसे निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए ऐसी अधिकतम 25 परियोजनाओं की सीमा होगी। मतलब कोई किसान है वो 25 अलग अलग परियोजनाओं चला सकता है।
कोई स्टार्टअप वाले हैं तो ऐसे 25 प्रोजेक्ट चला सकते हैं, पर उनके पास लिमिट है कि मैक्सिमम 25। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट चला रही, तो उसके लिए ऐसा नहीं है, 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चला सकते हैं। जैसे आपने अगर देखेंगे जो पंजाब है, तो पंजाब ने सबसे ज़्यादा इस पे लोन लिया है और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पंजाब में ही चल रहे हैं। अभी मैं आपको आखिरी में बताऊँगा, वो करंट अफेयर भी था इस साल की फरवरी का। इस वित्त पोषण सुविधा के तहत पुनर्भुगतान के लिए स्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष तक भिन्न हो सकता है। अर्थात देखिए, जब कोविड-19 चल रहा था तो ऐसा हुआ था कि मोराटोरियम मिला था। मोराटोरियम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे कोविड चल रहा था तो लोगों के पास क्या था, इनकम नहीं थी। अच्छा, अब इनकम नहीं थी तो क्या था, जैसे मान लीजिए मेरी ईएमआई बनी हुई है 12,000 की, अब मेरे को सैलरी आ रही है 20,000 रुपये। क्यों मेरी सैलरी 40,000 थी, बट मेरे को 50% दे रहे हैं कंपनी वाले। ठीक है, तो अब 12,000 तो ईएमआई है, 8,000 रुपये बचेंगे तो कैसे चलेगा, और भी कुछ ईएमआई तो होंगी। तो जिस बैंक से लोन था उस बैंक ने 6 माह के लिए बोला कि आपको 6 माह तक ईएमआई भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 6 माह के बाद कंटिन्यू करना। इसको बोलते हैं, इस 6 माह के फेज़ को मोराटोरियम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष तक का जो है आपको ये मोराटोरियम दे देगी कि लेट सपोज आपने 1 जनवरी 2025 को लोन लिया और आपने बोला कि साहब अब मैं अभी लोन ले लिया मैंने और मैं अभी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करूँगा, मेरे को एक से 2 महीने उसमें लग जाएंगे, तो मुझे कम से कम 6 माह दे दीजिए आप। 6 माह बाद से मतलब मैं जुलाई के महीने से आपकी किस्त भरना चालू कर दूंगा। तो ये होता है इसमें। तो 6 माह मिनिमम और मैक्सिमम जो है आपको 2 वर्ष तक मिल सकता है। हो सकता है आपको बोले कि ठीक है 2027 से आप देना चालू करना, यही बोल सकते हैं। अच्छा, अब इस पर वितरण कब से चालू हो जाएगा, तो 2020-21 से 2025-26 तक जो है इसका वितरण चलेगा 6 वर्ष तक। मतलब ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये लास्ट है, इसके बाद इस पर वितरण जो है बंद हो जाएगा। इसके बाद जो है लोन देना बंद कर देगी सरकार। फिर 2000, अच्छा ये स्कीम कब से कब तक चलेगी, ये स्कीम चलेगी, आप 2 चीज़ें ध्यान रखना है। पहला 2000 आपका 15 मई 2020 को शुरू हुई। ठीक है, दूसरा आपका जो ये स्कीम है 2020-21 से क्या कर इसने लोन देना चालू किया। ठीक है, कब तक लोन देगी, 2025-26 तक लोन देगी। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, ये स्कीम कब तक चालू रहेगी, तो 2031 से लेकर 2032 तक, 31-32 के सेशन तक ये स्कीम जो है चालू रहेगी। तो ये चार डेट से याद रखना है कि चालू हुई 15 मई 2020 को, 2020-21 के सेशन से इसने लोन देना शुरू कर दिया और 2025-26 तक ऋण देगी और 2031-32 में जाके समाप्त हो जाएगी। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। साथ ही नाबार्ड जो है अपनी नीति के अनुसार जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं सहित सभी पात्र ऋणदाता संस्थाओं को आवश्यकता आधारित पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराएगा। इनके पास पैसे खत्म हो गए तो फिर ये जो है रीफाइनेंस कर देगा उनको, इस टाइप से। तो अब देखिए बनेगा क्या क्या भाई साहब, तो ये जैसे स्टोरेज फैसिलिटी है ये बनेगा, इस टाइप की भी स्टोरेज फैसिलिटी होती हैं ये बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज आपके बनेंगे, फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स बनेंगे। अच्छा, और देखते हैं क्या बनेंगे, लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं कि एलिजिबल बेनिफिशरीज जो हैं हु कैन बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने पीछे ही बताया, यहाँ भी बता देता हूँ। फार्मर्स है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, किसान उत्पादक संगठन, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, फिर एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, फिर स्टार्टअप्स वाले हैं, सेंट्रल स्टेट की एजेंसियां हैं जो, इसके अलावा एपीएमसी हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो आपको ऐसे बढ़िया सा सर्कल बनाना है, तो बता देना कितने इतने लोग जो हैं वो इसके बेनिफिशरी हैं, इनको इनको लाभ मिलेगा। ठीक है, अब भाई होगा क्या, मतलब क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी रहेंगी, क्या क्या चीज़ें हैं। रिड्यूस करेगा क्या ये, दीज फैसिलिटीज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज, इम्प्रूविंग स्टोरेज एंड वैल्यू एडिशन। अच्छा, तो वेयर हाउस बनेंगे जिनको अपन स्टोरेज बोलते हैं, वेयर हाउस बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स बनेगी। अच्छा, इसके अलावा ड्राई कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आपने कोल्ड स्टोरेज तो कर लिया, ठीक है, अब इसको मान लीजिए 300 किलोमीटर दूर लेके जाना है,
तो अब 300 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे तो क्या 2 मिनट तो लगेगा नहीं ना, कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो उस दौरान तक ये जो कोल्ड स्टोरेज में कैद था, तो जब 7 से 8 घंटे की यात्रा में क्या ये गर्म जो ट्रक रहेगा उसमें जो गर्मी रहेगी उसमें हो जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो ऐसा ट्रक चाहिए होगा जिसके अंदर क्या हो, जो कोल्ड हो, मतलब जिसके अंदर कोल्ड चैन की फैसिलिटी हो। समझ रहे हैं आप? मतलब ऐसा ट्रक होना चाहिए जैसे कि आइसक्रीम आइसक्रीम वाले जो ट्रक रहते हैं, तो मतलब जिनमें ऐसी चीज़ें जाती हैं जो कैसी हैं, ज़्यादा समय तक नहीं रहती, तो उनको ऐसे ठंडे उसमें लेके जाया जाता है। तो ऐसे परिवहन का यूज़ किया जाएगा जिसमें कोल्ड चेन की फैसिलिटी है। तो कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, ड्राइंग यार्ड्स, जैसे कुछ सुखाना है, ठीक है, तो वहाँ पे ड्राइंग यार्ड्स में पड़ी रही चीज़ें। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स की मतलब छाँटबीन करने वाली इकाइयाँ। फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, वहाँ भी काम होता है आपका, क्या छाँटबीन होता है। फिर पैकेजिंग यूनिट्स हो गया, फिर राइपनिंग चैम्बर्स हो गए, फिर सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स हब हो गया। सप्लाई चेन यानी भाई एक जगह दूसरी जगह भेजना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका इसमें शामिल हैं। और क्या, और क्या फैसिलिटी, और क्या बना सकते हैं, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं? कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, मतलब दीज आर मीन टू सपोर्ट ग्रुप फार्मिंग और शेयर्ड एसेट्स फॉर प्रोडक्टिविटी। जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर फॉर ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया। तो कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब ये होता है, लेट सपोज एक कस्टम हायरिंग सेंटर है जहाँ पे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर, सब चीज़ें हैं, और पास में ही एक क्या है, खेत है। तो वो उनके पास अच्छा बड़ा सा खेत है वो, और क्या हुआ कि उस गांव में और बहुत से खेत हैं। तो उस गांव वालों ने मिलकर पूरा ऐसा किया कि एक काम करते हैं, हम ये कस्टम हायरिंग सेंटर से क्या करते हैं, जो ट्रैक्टर हैं इसको हायर करते हैं, और इसको हम बोलते हैं कि आज दिन भर तो है, मतलब 1 से 2 दिन ले लो, पूरे गांव के खेतों में जुताई कर दो, और सब मिलके पैसा दे देंगे। अब किसी का बड़ा हो छोटा हो खेत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मिलके पैसा दे देंगे इस तरीके से। वहीं कटाई करानी तो हार्वेस्टर यूज़ कर लो। तो इस टाइप से कस्टम हायरिंग सेंटर, जैसे कि हम देखते हैं ना, जैसे जूम कार चलती है, तो जूम कार में क्या होता है कि हमारे पास कार नहीं है, हम किसी दूसरे शहर गए हैं, हमको कार चाहिए, तो अब किससे मांगे? तो जूम कार कर लिए, सेल्फ ड्राइविंग कार, और हम फिर जो है खुद से उसको चला करके एक स्थान दूसरे स्थान ले गए, इस तरीके की फैसिलिटी मिल गई। तो सेम ऐसे ही है, इसमें भी होता है कस्टम हायरिंग सेंटर में। फिर फार्म मैकेनाइजेशन, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है, तो जो जो चीज़ें शामिल होती हैं फार्म मैकेनाइजेशन में, वो सब चीज़ें इसमें रखते हैं। फिर एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर, जैसे मान लीजिए किसी को पेस्ट कंट्रोल हो गया, एग्रीकल्चर के फील्ड में सब करना है, तो उस चीज़ के लिए किसी ने बीएससी केमिस्ट्री करी या फिर इंजीनियरिंग करी, केमिकल इंजीनियरिंग करी, तो सब लोग इसमें बिजनेस खोल सकते हैं। फिर सोलार ड्राइंग एंड सोलार पावर्ड इक्विपमेंट, जैसे कि पीएम कुसुम है, तो अगर कोई बंदा जो है ऐसा एक बनाना चाहता है, कि ऐसा उपकरण बनाना चाहता है जिसमें सोलर एनर्जी का यूज़ हो रहा हो और जो पोस्ट हार्वेस्टिंग में काम आ रही हो, तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वैल्यू एडिशन, अच्छा, तो इसमें क्या है, ये हेल्प्स करता है इन्हांसिंग इनकम थ्रू प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। तो फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों चीज़ें आती हैं। तो कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स डालना चाहता है, खाद्य प्रसंस्करण डालना चाहता है, तो वो कर सकता है इसके लिए। जैसे कि आप देखिए सिंपल सा, राइस मिल जो है, राइस मिल में क्या होता है, राइस मिल में ये हुआ कि धान आई, ठीक है, फिर वो मिल में गई, तो उसमें से क्या होते हैं, भूसी अलग हो जाती है, चावल अलग हो जाता है, फिर कनकी अलग हो जाती है, फिर और छोटे छोटे दाने अलग हो जाते हैं, पाउडर अलग हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कुछ खाने लायक तैयार नहीं हुआ ना। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्या होता है, वही काट छाँट सफाई ये सब हो गई। तो राइस मिल उसका एक एग्जांपल है। अब वो चावल कहीं गया, फिर उसके बाद उसके, अच्छा यहाँ पैकेजिंग भी हो जाती है। फिर मान लीजिए उसको मतलब पिसाई कर दी गई, और प्रोसेसिंग करके उसका इडली पाउडर बना दिया गया, और फिर उसके बाद वो इडली पाउडर जो है रेडी टू ईट है, ऐसा करके। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में राइस मिल आप समझते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पहले, मतलब प्राइमरी में। फिर मिलिंग यूनिट्स जैसे राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब हो गया, इसमें आ जाएगा। माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस हो गया। फिश एंड मीट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जहाँ पे जो मछलियाँ हैं कोल्ड स्टोरेज में रखी जा रही हैं, फिर उसके बाद उनको पैकेजिंग करके सप्लाई किया जा रहा है दूर दूर में, तो ये सब इसमें आ जाएंगे आपकी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, तो जिसमें बायो इनपुट प्रोडक्शन यूनिट्स, मतलब किसी को बायो फर्टिलाइजर्स
की यूनिट डालनी है, बायो पेस्टिसाइड्स की यूनिट डालनी है, किसी को कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट डालनी है, किसी को नेचुरल फार्मिंग इनपुट सेंटर डालना है कि मतलब हम जो है नेचुरल फार्मिंग इनपुट्स बनाएंगे कैसे, जैसे उर्वरक बनाएंगे जैसे गोबर से हो गया और मिट्टी हो गया, और आपका जो क्या बोलते हैं, हाँ खेती हो जाती है, जब कटाई हो जाती है तो जो नीचे फसल बचती है, पराली वगैरह जो बचती है, उसको इकट्ठा करेंगे और उससे सब कुछ बनाएंगे। तो इस तरीके से ये सब चीज़ इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो स्टोरेज बनेगा, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, फिर ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए हो गया। तो ये सब जो है इसमें तैयार होंगे। अब इतनी बड़ी स्कीम है तो भाई क्या फ़ायदे हैं, कुछ तो फ़ायदा होगा, देख लेते हैं क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले फ़ायदा देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस रिडक्शन है वो होगा। मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन चलिए बताता हूँ कि 15 से 20% जो खाद्यान्न है या फिर जो उत्पाद है, जो भी हम उत्पादित करते हैं, वो 15 से 20% उत्पाद जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग सेशन में। मतलब आप समझिए कि आपने 100 टन का उत्पादन किया तो 15 से 20 टन तो नष्ट हो जाना, मतलब सोचिए कितनी बड़ी समस्या। और भारत में इतने सारे लोग भूखमरी का शिकार हैं। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स जो है वो फंड्स करेगा कोल्ड स्टोरेज को, वेयर हाउस को, टू रिड्यूस क्रॉप वेस्टेज, ताकि वेस्ट ना हो। फिर इंक्रीज इन फार्मर्स इनकम, ऑब्वियस सी बात है, इनेबल फार्मर्स टू स्टोर प्रोड्यूस एंड सेल एट बेटर मार्केट प्राइस। जो फार्मर है उसको स्टोरेज फैसिलिटी भी मिलेगी और धारण फैसिलिटी भी मिलेगी। मतलब अगर वो अपने मतलब स्टोरेज का मतलब हो गया कि उसने मान लीजिए 100 क्विंटल धान उगाया तो उसने उसको स्टोर कर लिया, पर वो ऐसा नहीं हो कि स्टोर करने के 1 महीने बाद भड़बड़ा के बेचने चला गया। मान लीजिए प्याज बोया, टमाटर बोया, अब उसके पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है जिसमें उनको रख दिया, लेकिन अगर वो उसको ऐसे समय पर नहीं बेच पा रहा है, जब अभी प्याज देखिएगा 15 रुपये किलो है, कुछ दिन बाद 80 रुपये 70 रुपये किलो हो जाएगी। तो जब 70 रुपये किलो हो जाएगी तब क्यों नहीं बेचे किसान भाई, 7 रुपये किलो है तब क्यों मजबूरी बेचारा पूछ रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो उसकी इनकम कब इम्प्रूव होगी, जब उसको जो मार्केट में रेट चल रहा है ना उस रेट पे मिल जाएगा बढ़िया। फिर लो इंटरेस्ट लोन, मतलब लो इंटरेस्ट है तो बेनिफिट तो अच्छा है ना, कि मतलब आसानी से प्रोवाइड 3% इंटरेस्ट सब्वेंसन भी है 2 करोड़ तक में। तो आसानी से कोई लोन लेना चाहे तो उसको लोन मिल जाएगा और अपने यूनिट से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर कोलेट्रल फ्री क्रेडिट है, मतलब ऑफर क्रेडिट गारंटी फॉर लोन्स विदाउट द नीड फॉर कोलेट्रल। जो सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम चलती है, अगर उस क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कोई लोन लेता है तो उसको कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा। मतलब उसको कुछ भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है, ना उसके पास ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं गिरवी रखने के लिए। सपोर्ट्स टू FPOs, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कोऑपरेटिव्स, बिल्कुल एम्पावर करेगा फार्मर प्रोड्यूसर को, ऑर्गेनाइजेशंस को। फिर उसके बाद प्राइमरी एग्रीकल्चर कम जो यूनिट जो मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल जो यूनिट्स हैं उनको मदद करेगा। तो कुल जमा सपोर्ट करेगा किसको, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को एंड कोऑपरेटिव्स को। सहकारिता बढ़ेगी, आप जैसे अमूल वगैरह हैं उस तरीके से और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चालू होंगे। इसके अलावा बूस्ट टू एग्री एंटरप्रेन्योर, इनकरेज करेगा स्टार्टअप्स एंड रूरल यूथ टू इन्वेस्ट इन एग्री बिजनेस। ठीक है, कि जो आज जैसे मान लीजिए ना कि जो युवा लोग हैं, आप उनको दो ही तरफ मतलब मोटा माटी, हो सकता है मैं प्रिजुडाइज हो रहा हूँ, लेकिन एक बात समझिए कि या तो सरकारी नौकरी की तैयारी में या फिर आप IT कंपनी में इसमें जाने वाला। अब जैसे स्पोर्ट्स की ओर भी जाना है तो कितने लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। इससे तो हमको सबके नाम याद रह जाते हैं ना, बहुत सारे लोग जाते हैं तो कहाँ याद रहते, कितने जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उसमें। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी हो तो कितने लोग जाते हैं, ज़्यादा लोग नहीं जाते, जो IIT वगैरह में पहुँच गए वही जा पाते हैं। लेकिन अगर जो स्टार्टअप्स वगैरह जो रूरल यूथ है, तो अगर हम उनको तैयार करेंगे, कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं इसके लिए, तो कोई अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन जो है इस फील्ड में काम किया तो अच्छी खासी जॉब क्रिएशन कर सकता है उनके लिए। मुझे अगर कृषि में इंटरेस्ट है, आजकल कितने सारे आप यूट्यूब चैनल देखते होंगे, घर की खेती से लेकर के, घर की खेती का यूट्यूब चैनल है बहुत अच्छा सा। इसके अलावा ग्रीन टीवी करके, फिर इंडियन फार्मर करके, ऐसे ढेर सारे यूट्यूब चैनल है। अब उन यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से क्या बताया जाता है कि कैसे आप एग्रीकल्चर में इस समय पे ये करें, उस समय पे वो करें। ठीक है, एग्रीकल्चर
के बारे में लोगों को जानना चाहिए कि मतलब लोगों को पता रहे कि उनकी थाली तक जो चीज़ आ रही है वो कितने स्ट्रगल से आ रही है। तो जो ये स्टार्टअप्स होंगे, जो ये स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करेंगे कि उनको लोन दिलाने में आसानी कराएं, उनको वेदर बताने में आसानी कराएं, उनको कब उनको एक अलार्मिंग चीज़ दे दें कि भाई इस समय पे आपको ये बोना है, उस समय पे आपको ये छिड़काव करना है। इस तरीके से कोई स्कीम है तो उस स्कीम्स के बारे में उनको अवेयर कराए कि आप इस स्कीम के बारे में आप इतने एलिजिबल हैं, आप ये कर लेंगे तो एलिजिबल हो जाएंगे। तो इससे उनको कितना फ़ायदा होगा किसान बंधुओं को, और इनको ही फ़ायदा होगा कि इनको एक अच्छी उस मामले में जॉब मिल जा रही है, स्टार्टअप्स उस मामले में बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। Improved supply chain efficiency strengthens infrastructure for storage, logistics and market access. इसके अलावा प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग जैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग मिल रहा है, जैसे यूनिट्स बना ले रहा आदमी। यूनिट्स बना लेगा मतलब कि अगर नेचुरल फार्मिंग के लिए चीज़ें अवेलेबल रहेंगी मार्केट में कि भाई ये गोबर की खाद से बना हुआ है, ये नीम की उससे बना हुआ है, कीटनाशक के लिए काम आएगा। तो इस तरीके से जो ये पेड़ पौधों की राख से बना हुआ है, तो ये जो चीज़ें बनी रहेंगी, उत्पाद जब बने रहेंगे तो इससे क्या होगा, बायो इनपुट्स जो मिलेंगे एंड कंपोस्ट मिलेगा, यूनिट्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सतत कृषि जो होगी उसके लिए बढ़ावा मिलेगा इसमें। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषकों की आय का विविधीकरण होगा, कृषि का विविधीकरण होगा कि फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेयरी में जा सकते हैं लोग, फिशरीज में जा सकते हैं लोग, फूड प्रोसेसिंग में। जो सिर्फ जीवन निर्वाह कृषि चल रही है ना, उसके अन्यत्र भी और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा है, अब बहुत लंबे समय से कर रहा है, चलिए वो प्री में रुक जा रहा है, प्री निकल गया मेंस में रुक जा रहा है, मेंस निकल गया इंटर में रुक जा रहा है, पर वो कंटिन्यू पढ़ता रहेगा तो बोर हो जाएगा। तो अगर उसने ये सोचा कि यार मैं किसी कोचिंग में जाके पढ़ा लूँ, लेकिन उसको लगा कि मैं किसी कोचिंग में जाके पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, और वो बहुत लंबा टाइम जब लगेगा तो हो सकता है कि वो जो करने आया है वो चीज़ से डाइवर्ट हो जाए। तो अगर वो घर बैठे ऐसा करे कि वो उस टॉपिक के बारे में पता है, छोटी मोटी स्लाइड्स बना ले, पढ़ाना शुरू कर दे, तो उससे उसको कितना फ़ायदा होगा। उसका भी खुद का काम चलता रहेगा, जो उसका नॉलेज है वो एक्सपीरियंस बदलता रहेगा, और साथ ही साथ में जो उसकी पढ़ाई है वो भी मजबूत होती जाएगी। तो इस तरीके से कृषि में भी जब ऐसा चलेगा, सिर्फ जीवन निर्वाह कृषि करेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन जब डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो डेयरी में भी जाएंगे। फिर कोई किसान है पशुपालन भी कर रहा है, 4 महीने खेती भी कर रहा है, पशुपालन भी कर रहा है, तो बहुत अच्छा होगा। फिर डिजिटल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, ऑल एप्लीकेशंस एंड अप्रूवल्स आर मैनेज वाया एन ऑनलाइन पोर्टल। तो ये फ़ायदे हैं इसके कुछ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये क्या है, ये मध्य अवधि ऋण अवसंरचना हेतु वित्त, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रबंधन हेतु। अच्छा, अब कुछ डेट देख लेते हैं। तो अच्छा, वहाँ हमारा पूरा हो गया है। अब बस ये एक समराइज़ कर रहा हूँ मैं। तो इसमें कई डेट हैं। तो स्टार्ट हुआ आपका ये 15 मई 2020 को। इसने लोन देना शुरू किया कब से, 2020-21 के सेशन में। ये बंद कब कर देगा लोन देना, 2025-26 में। और स्कीम कब बंद होगी, आपका 2031-32 में। ठीक है। कौन कौन ले सकता है लोन, लोन आपका ले सकता है भाई, किसान ले सकता है, किसान उत्पादक संगठन ले सकता है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स ले सकता है, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स ले सकते हैं, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देगा कौन, तो देगा भाई शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी। और कौन देगा, और देंगे आरआरबी। और कौन देगा, और देगा क्षेत्रीय, सॉरी वो कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये सब देंगे। इसके अलावा क्यों देंगे भाई, क्योंकि अवसंरचना निर्माण करना है। तो क्या क्या निर्माण करोगे,
तो भैया निर्माण करेंगे हम क्या, हम निर्माण करेंगे जैसे कि स्टोरेज यूनिट, हम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। अच्छा, और क्या बनाओगे, और बायो फर्टिलाइज़र बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, और नेचुरल फार्मिंग के लिए चीज़ें बनाएंगे। अच्छा, प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाएंगे। अच्छा, और क्लस्टर्स बनाएंगे फार्मिंग के लिए, हायर फार्मिंग क्लस्टर्स बनाएंगे। अच्छा, तो कितना लोन मिलेगा, मिलेगा 2 करोड़ तक। अच्छा, और कितना परसेंट ब्याज लगेगा, तो 3% सहायता मिलेगी और मैक्सिमम 9% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अच्छा, तो कितने छूट है, 6 माह से लेके 2 साल तक का वो मिलेगा, मोराटोरियम मिल जाएगा कि 2 माह 6 माह ले लो मिनिमम और 2 साल ले लो मैक्सिमम, इसके बाद भर देना लोन। और 7 साल के अंदर लोन भरना है। जब भी चालू करोगे, देखो 2025-26 में मान लीजिए किसी ने 1 अप्रैल 2026 को लोन लिया, तो 7 साल इसके कब हो जाएंगे, 1 अप्रैल 2026 को लिया तो 2026 से 27, 26 से लिया तो 26-27 1 साल, 27-28 2 साल, 28-29 3 साल, 29 से 30 4 साल, ठीक है, और 30 से 31 5 साल, 31 से 32 6 साल, 32 से 33, तो 32 से 33 तक ये भरेगा। अगर ये 32 से 33 तक भरा, मान लीजिए 33 में पूरा नहीं भर पाया, तो फिर इसको जो 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो मिल रहा है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2026 तक वो लोन ले लो भैया जिसको लेना है। अब बेनिफिशियरी बता दिया कौन है, सब कुछ चीज़ें बता दिया आपको मैंने। तो इस तरीके से जो स्कीम है, अच्छा इसका वो जो है ऑल ओवर जो वो है 1 लाख करोड़ का, इसका पूरा ऑल ओवर बजट रखा गया है। अब एक इसमें जो काम की चीज़ है, काम की चीज़ मैंने सबको आपको बता दी है, लेकिन जिस चीज़ के लिए इसको बताया जा रहा था, करंट अफेयर क्या था इसका, तो करंट अफेयर यह था कि जो पंजाब है, पंजाब की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कुछ उपलब्धियां हैं। तो पंजाब जो है 4,731 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं पंजाब को। कितने, 1 लाख करोड़ का तो पूरा बजट ही है इसका, इसमें से 4,731 करोड़ आवंटित है पंजाब को। और एक मतलब जनवरी 2025 तक इसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, जबकि 2000 क्या बोला जा रहा है 2026 तक लोन दिया जाएगा ना, पर इसने जनवरी 2025 तक में अपना लक्ष्य पूरा कर लिया 4,731 करोड़। अब 21,740 21,740 परियोजनाएं जो हैं वो स्वीकृत हैं पंजाब में, इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 21,740। तो पंजाब टॉप में है इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। एमपी में अगर हम बात करें, तो एमपी में 12,487 क्या चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसके तहत, और एमपी की सेकेंड रैंक है इस मामले में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पंजाब है उसने 4,731 करोड़ का टोटल फंड लिया है, और जो उसका जनवरी 2026 तक का टारगेट था 2025 में पूरा कर लिया, और 21,740 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसमें। तो ये थी हमारी पूरी स्कीम जो आपने समझी, जो इसमें आपको समझ में आया होगा पूरा कि किस तरीके से कृषि का उत्थान करेगा, कृषि का उत्थान करेगा, किसानों का उत्थान करेगा, मंडियों का उत्थान करेगा, उत्पादक संगठनों का उत्थान करेगा, सरकार का उत्थान करेगा, जनता का उत्थान करेगा और देश का उत्थान करेगा। तो इस तरीके से ये जो स्कीम है ये किसानों की आय डबल करेगी, उनको आत्मनिर्भर बनाएगी, और जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो हमारे फसल लॉस होते हैं 15 से 20% उसको कम करेगी। तो आई होप सो ये आपको पूरा समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।